हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे पोल साइंस की। इग्नू की पोल साइंस पढ़ रहे हैं हम, कोड जरूर मैच कर लें। BPSC 131 राजनीतिक सिद्धांत का परिचय। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 13, या ये कह सकते हो कि इस बुक का सेकंड लास्ट चैप्टर है ये। इसके बाद लास्ट 14 चैप्टर बचेगा आपका और आपकी ये बुक हो जाएगी पूरी कंप्लीट। तो जिन बच्चों ने BAG में अभी हाल ही में एडमिशन लिया है, या जो बच्चे BAG में एडमिशन लेंगे और उनके पास पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट है डिसिप्लिन में, तो उनके लिए सारी वीडियोस ये काफ़ी काम आने वाली है। तो सारी की सारी वीडियोस आप डिटेल से, जो पूरा सिलेबस कवर कराया गया है, चैनल की प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे चैप्टर 13 की, 13वें चैप्टर की बात करेंगे। 13वां चैप्टर हमारा है सुरक्षात्मक भेदभाव और सकारात्मक सिद्धांत। बेसिकली इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं कि जो समाज के अंदर भेदभाव फैला हुआ है उसको डिस्कस करेंगे, और समाज के भेदभाव को दूर करने के लिए सरकार के द्वारा और समाज के द्वारा क्या उपाय किए गए हैं उसको डिस्कस करते हैं इस चैप्टर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंस्टा पे आप सभी मुझे फॉलो कर सकते हो। अभी क्वेरी या क्वेश्चन है तो यहाँ पर आप मुझसे पूछ सकते हो, यूज़र नेम आपके सामने है। टेलीग्राम पे जाके आप ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें। @एकलव्य स्नातक 1 के नाम से ग्रुप है। इस ग्रुप को ज्वाइन करने के आपके काफ़ी सारे फ़ायदे हैं। देखिए, जिन बच्चों को वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं आती तो यहाँ से वीडियो को देख सकते हैं। प्लस वेबसाइट पे हमारे नोट्स उपलब्ध होते हैं। जो कुछ भी आपको वीडियो के अंदर पढ़ाया जाता है उसको हम वेबसाइट पे अपडेट करते हैं, और वेबसाइट से आप डिटेल से वहाँ पे पढ़ सकते हो। उसका लिंक हम इस ग्रुप में प्रोवाइड कर देते हैं, तो आप इसको ज़रूर ज्वाइन कर लें। चलिए बात करते हैं आज के चैप्टर की। सबसे पहले बात कर लेते हैं बेसिक की। तो देखिए, समाज के अंदर कहीं ना कुछ भेदभाव तो रहता ही है। चाहे हम भारतीय समाज की बात करें या हम बात करें यूरोपीय समाज की, ठीक है, यानी पूरे विश्व की यदि हम बात करें तो कहीं कुछ ना कुछ भेदभाव हमें देखने को मिलता है। यूरोप की बात करें तो आपने काफ़ी बार देखा सुना होगा, नस्लीय भेदभाव, रंगीय भेदभाव, रंग के आधार पर भेदभाव होता था अफ्रीकन और अमेरिकन के साथ, ठीक है। भारत की बात करें तो भारत के अंदर आपको देखने को मिला है जातीय भेदभाव, है ना। यहाँ पर निम्न जातियों का शोषण किया जाता था उच्च जातियों के द्वारा। आज भी भारतीय समाज के अंदर ये सब कुछ देखा जाता है। हालांकि आज के समय में जो सरकार है उन्होंने बहुत अच्छे कदम उठा दिए हैं इसको दूर करने के लिए, इसके विरोध में। लेकिन फिर भी आपको कुछ ना कुछ दूर दराज के गाँव में ये सब कुछ आज भी देखने को मिल जाता है। तो देखिए, समाज के कुछ वर्ग सामान्य मानव जीवन के कुछ सुखों से वंचित हैं। कुछ वर्ग, समाज में कुछ वर्ग, वो कुछ ही वर्ग ऐसे होते हैं जो सामान्य मानव जीवन के सुख भोग नहीं पाते। यानी कि जो सुख सुविधाएं, जो अधिकार सभी को प्राप्त होते हैं ना, वो कुछ ऐसे वर्ग भी होते हैं समाज के अंदर जो उनको नहीं मिल पाते हैं। जैसे भारतीय समाज की बात करें तो अनुसूचित जातियाँ काफ़ी लंबे समय से जो है वो सामान्य मानव जीवन के अधिकार प्राप्त नहीं कर पाई थी। वहीं बात करें यूरोपीय देशों की तो जो अफ्रीकन थे ना, देखिए अमेरिका के अंदर दो प्रकार के जो अमेरिकन सिटीज़न है वो दो प्रकार के हैं। एक अफ्रीकन अमेरिकन सिटीज़न है और एक अमेरिकन है। फ़र्क क्या है मैं बताता हूँ आपको। जो काले लोग हैं वो कौन है, वो है अफ्रीकन। और जो गोरे लोग हैं, गोरे रंग के आधार पर भेदभाव वहाँ पे, ठीक है। नस्लीय भेदभाव कह सकते हो आप इसको, ठीक है। तो जो लोग हैं वो है अमेरिकन। तो कुछ ऐसे वर्ग हैं जो सामान्य मानव जीवन के अधिकार, सामान्य मानव जीवन के सुखों से वंचित रहते हैं। अब ये सुख कौन से हो सकते हैं? ये सामाजिक हो सकते हैं, ठीक है, आर्थिक है, राजनीतिक है और सांस्कृतिक है। यानी इन सभी चीज़ों से जुड़े हुए हैं ये सभी ऐसे अधिकारों को उतना उपभोग नहीं कर पाते हैं जितना कि वो अन्य वर्ग कर पाते हैं ना। सामाजिक तौर पे ऐसे इनको सामाजिक संगठन बनाने में दिक्कत आती है, ठीक है, एक दूसरे को सामूहिक रूप से नहीं मिल पाते हैं। आर्थिक रूप से कह सकते हो कि जो पूंजीपति वर्ग है वो इन लोगों को परेशान करता है, या इन लोगों को वो अधिकार नहीं मिल पाते, सामान्य अवसर नहीं मिल पाते, ठीक है। तो इस प्रकार से ही जो विभिन्न प्रकार के क्षेत्र है ना, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, यहाँ पर जो अधिकारों का प्रयोग एक अन्य वर्ग कर पाता है ना, उसकी अपेक्षा ये वर्ग कम कर पाता है। अब इसका मुख्य कारण क्या है? लोगों के बीच क्या है? असमानता है। मुख्य कारण क्या है? असमानता का। असमानता मैंने बता दिया आपको दो प्रकार की है। यदि हम यूरोपीय देशों की बात करें तो वहाँ पर नस्लीय भेदभाव है, रंग के आधार पर भेदभाव है। भारतीय समाज की बात करें तो यहाँ जाति पर आधारित है ना। तो दो प्रकार की असमानताएं हैं। बेसिकली कहने का मतलब ये कि असमानता है जो ये सब कुछ करवाती है, ठीक है। जो देश गरीब है, देख अगर हम इंटरनेशनल स्तर पर बात करें, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बात करें ना, वहाँ भी शोषण होता है। जो देश गरीब हैं, जो छोटे देश हैं, ठीक है, जो अपनी इकोनॉमी को अच्छी तरीके से नहीं चला पाते, या जो
देश अभी विकासशील से भी निचली अवस्था में है, विकासशील भी नहीं कह सकते आप उसको। जो देश गरीब है उनके पास क्या है, आवश्यकता की पूर्ति के लिए पर्याप्त साधन नहीं है, ठीक है। कुछ ऐसे देश हैं, अगर आपने देखा हो, उनको आज तक यूएनओ की तरफ से ना सदस्यता का वो भी नहीं मिला है, ठीक है। यानी वो यूएन के सदस्य भी नहीं बन पाए हैं आज तक, वो इतने ज़्यादा डाउन है। तो उनके पास पर्याप्त साधन नहीं है उन देशों के पास। वो डिपेंड रहते हैं किस पे, जो विकसित देश है उन पर वो डिपेंड रहते हैं कि इनकी तरफ से कुछ सहायता मिलेगी या इनकी तरफ से हमारे लिए हेल्प की जाएगी। अब जो विकसित देश है वो कौन है, जो बड़े देश हैं, जैसे अमेरिका हो गया, इंग्लैंड हो गया, रूस हो गया, ये क्या है, ये एक बड़े देश हैं। ये बड़े देश हैं, पैसे से भरपूर हैं, इनका वर्चस्व है पूरे किस पे, पूरे विश्व पे इनका वर्चस्व है, ठीक है। आप चाइना भी कह सकते हो यहाँ पे, चाइना भी, ठीक है। तो ये बड़े देश हैं, इनके कहीं ना कहीं अधीन रह करके जो गरीब देश हैं वो इनके अधीन रहते हैं, ठीक है। उनकी काफ़ी सारी शर्तों को इनको इनको मानना पड़ता है, ठीक है। उनके काफ़ी सारे, मतलब ये कह लो कि कहने को तो वो देश आज़ाद है, लेकिन कहीं ना कहीं उस पर कंट्रोल जो है वो अमीर देशों का रहता है, ये कह सकते हैं हम। तो ये जो शक्तिशाली देश हैं, ये अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का इन पे इनका प्रभुत्व है, यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं ना, वो कहीं ना कहीं इनके वर्चस्व में काम करती है। जैसे यूएन हो गया, ठीक है, यूनेस्को हो गया, ये सारी संस्थाएं कौन सी है, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर की संस्थाएं हैं, जहाँ पर सभी देश पार्टिसिपेट करते हैं, है ना। जैसे हमारे देश की संसद है, हमारे देश की संसद में कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, सिर्फ हमारे देश की वो जो हमारे देश की जो पार्टियां जीत के आई हैं ना, वो पार्टिसिपेट कर रही है, सरकार जो बन रही है यहाँ बन रही है। इसी प्रकार से क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी होता है, जहाँ पर प्रत्येक देश पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है मुद्दों को डिस्कस किया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनका किस प्रकार से निराकरण करना है, किस प्रकार से उनको दूर किया जाना है, क्या प्रॉब्लम से उनको डिस्कस किया जाता है। तो वहाँ पर जो है अंतर्राष्ट्रीय संस्था इनको डिस्कस करती है। तो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं पर बड़े देशों का, जो विकसित देश है, उनका वर्चस्व रहता है, ठीक है। जैसे WHO हो गया, ठीक है, ये हो गया, UN हो गया, ठीक है, यूनेस्को हो गया। यहाँ पर किनका, जो विकसित देश है उनका वर्चस्व रहता है, और जो गरीब देश हैं उनको तो बेसिकली कुछ तो ऐसे जिनको मान्यता ही नहीं मिली है UN की, या कुछ ऐसे हैं कि जो सिर्फ पार्टिसिपेट तो करते हैं, लेकिन सिर्फ वो बड़े देशों को फॉलो करते हैं, वो अपना व्यू या अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख नहीं सकते। अगर रख भी देते हैं तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू की कोई वैल्यू नहीं होती। तो आप ये कह सकते हैं कि समाज के अंदर, चाहे वो छोटा समाज हो, बड़ा समाज हो, देशी हो, राज्य हो, या अंतर्राज्य हो, या अंतर्राष्ट्रीय हो, कहीं ना कहीं जो है भेदभाव हमें देखने को मिलता है। देखिए, समाज का जो भेदभाव का स्वरूप है वो मैं आपको बता देता हूँ किस प्रकार का स्वरूप है। यूरोपीय देशों की बात करें, जैसे अमेरिका हो गया, ठीक है, अगर हम इनकी बात करें तो यहाँ पर कालों को गोरों की अपेक्षा कम अधिकार प्राप्त हैं। हालांकि आज की डेट की हम बात करें ना, आज के समय की, तो बहुत हद तक ये सब कुछ कम हो चुका है। लेकिन पुराने समय की हम बात करें तो पुराने समय में बहुत ज़्यादा था, ये कालों के साथ काफ़ी ज़्यादा भेदभाव होता था गोरों की अपेक्षा। गोरे अपने आप को जो है अमेरिका का असली नागरिक मानते थे बजाय कालों के, ठीक है। तो वहाँ पर क्या है, रंग भेद का असर है, हर क्षेत्र में रंग भेद के आधार पर भेदभाव होता था, जो आज भी कहीं ना कहीं होता है, लेकिन अब कम होता है। अफ्रीकन, अफ्रीकन कौन, जो काले हैं, अफ्रीकन और अमेरिकन, ठीक है। यानी कि काले की जो बेरोजगारी दर रही थी ना 1994 के अंदर, ठीक है, जो बेरोजगारी दर थी अमेरिका के अंदर, वो कालों की अपेक्षा, ठीक है, यानी कालों कालों की बेरोजगारी दर ज़्यादा थी गोरों की अपेक्षा, ठीक है। तो इससे अंदाजा आप लगा सकते हो कि उनको अवसर नहीं मिलते थे, ठीक है, उनका आर्थिक रूप से शोषण हुआ करता था। तो जिसकी वजह से क्या था, जो गरीबी थी, जो बेरोजगारी की मार थी, जो उत्पीड़न था, वो किसने झेला था, अफ्रीकन ने झेला था, अमेरिकन के बदले, अमेरिकन की बजाय। सन 1992 में 1992 के कुछ स्रोत बताते हैं, कुछ स्रोतों के आधार पर पता चलता है कि काले पुरुषों की औसत आय आम गोरे पुरुषों में, आम की बात कर रहे हैं हमने, जो ये कह लो कि सामान्य नागरिक हैं, ठीक है, उसकी बात कर रहे हैं, जो सामान्य गोरे नागरिक हैं उसकी तुलना में काले पुरुषों की औसत आय आम गोरों की पुरुषों की औसत आय से 30% कम थी। देखिए, यहाँ से पता चलता है कि किस प्रकार से आर्थिक रूप से इनका शोषण किया गया, ठीक है, किस प्रकार से वेतन तक में उनको कम, वेतन भी कम प्राप्त होता था। यानी कि जो गोरा अमेरिकन है उसको वेतन अधिक मिलता था, और जो काला है उसको वेतन कम मिलता था। किस आधार पे, सिर्फ और सिर्फ उसके रंग के आधार पे। तो आप देख सकते हैं कि समाज में कितना बड़ा भेदभाव था।
और आप ये भी देख सकते हैं कि सिर्फ भारत में ही नहीं, ये पूरे विश्व में था। यूरोपीय देशों की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, उन देशों की बात कर रहे हैं जिनका वर्चस्व उस समय से बना हुआ था, उन देशों की बात कर रहे हैं जो अमीर देश थे। तो वहाँ पर भी आप ये सब कुछ देख सकते हैं भेदभाव। 1981-82 में अमेरिका में मंदी आई थी, ठीक है। मंदी के समय कालों के रोजगार में 9% की गिरावट आई थी, जबकि गोरे जो थे, गौरव लिखा हुआ है यहाँ पे, गोरे, ठीक है, जो गोरे थे उनके रोजगार में 1.6% की कमी आई थी। देखिए यहाँ से कितना बड़ा अंदाजा लगा सकते हैं, जो रोजगार मंदी भी अगर आई वहाँ पर, तो रोजगार में कमी किसके आई, कालों के आई, ठीक है। जो अफ्रीकन थे उनके उनके ऊपर इसकी मार, उनको इसकी मार झेलनी पड़ी, बजाय किसके, जो गोरे अमेरिकन थे। तो इससे अंदाज़ा आप सभी लगा सकते हो कि किस प्रकार का जो भेदभाव था वो झेला गया है अफ्रीकन के द्वारा। तो आप समझ पा रहे होंगे यहाँ से किस प्रकार का भेदभाव झेला गया इनके द्वारा। अब देखिए, जो हम भारत की बात करते हैं ना, ये तो डिस्कस किया हमने यूरोपीय देशों का, यानी भारत से बाहर का। जब हम भारत की बात करते हैं तो यहाँ पर रंग भेद नहीं है, ठीक है, रंग भेद यहाँ पर नहीं है, रंग के आधार पर कोई भेदभाव यहाँ पर नहीं होता। यहाँ पर जो भेदभाव हुआ वो शुरुआत से ही किसका हुआ, जाति आधारित हुआ, जाति प्रणाली के आधार पर। ये दोषपूर्ण, ये दोष रहा है यहाँ पर भारतीय समाज के अंदर। यहाँ पर शुरू से ही आपको पता होगा, पहले वर्ण व्यवस्था थी, ठीक है। वर्ण व्यवस्था में क्या था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, 4 वर्गों के अंदर समाज बटा हुआ था। शूद्र के अंतर्गत जितनी भी अनुसूचित जातियां और जनजातियां थी वो आती थी, ठीक है। तो उनका शोषण जो है उस समय से होता आ रहा था। हालांकि समाज के अंदर बदलाव हुआ, वर्ण व्यवस्था समाज से मिट गई, लेकिन लंबे समय से, आज अभी अगर पिछले 10 वर्षों को अगर हम छोड़ दें, पिछले 2 दशकों को, 20 वर्षों को अगर हम छोड़ दें, तो इनका शोषण बहुत ज़्यादा होता था। तो शुरुआत से ही ये जो समाज के अंदर जाति आधारित दोष है, ये हमें देखने को मिलता है भारतीय समाज में। यहाँ निम्न जाति के प्रति घृणा का व्यवहार किया जाता था, ठीक है। ब्राह्मणों का, क्षत्रिय ब्राह्मणों, खास तौर से ब्राह्मणों के द्वारा जो निम्न जातियाँ रही थी ना, शूद्र जो रहे थे, उनके प्रति उनका घृणा का व्यवहार था। यहाँ तक कि जो निम्न जातियाँ थी, उनको याद हो, अगर आपने पढ़ा हो और आपने देखा हो, तो उनको गांव से बाहर रहने की इजाज़त थी, गांव के अंदर वो प्रवेश नहीं कर सकते, ठीक है। वो धार्मिक स्थल पर नहीं जा सकते। अगर कोई ब्राह्मण व्यक्ति को वो छू दे तो ब्राह्मण अपने आप को अशुद्ध मानता था कि मैं अशुद्ध हो गया, उसे जाकर स्नान करना पड़ेगा, ठीक है। पानी के लिए जो कुआं बनाया जाता था वो भी उनके लिए अलग था, ब्राह्मणों के लिए अलग था और शूद्रों के लिए अलग था, गांव से बाहर। तो इस प्रकार निम्न जाति ने ना काफ़ी शोषण झेला है पुराने समय से ही भारत के अंदर। तो जाति आधारित शोषण रहा है। और जो ये निम्न जाति के लोग थे, इन्हें क्या कहते थे, अछूत, अछूत कहकर इनको पुकारा जाता था। निम्न जाति के लोग कई प्रकार का भेदभाव समाज में रहकर सहन करना पड़ा उन्हें, क्योंकि समाज में रहना था तो क्या करते, जीवन तो जीना ही है, तो वो सब कुछ सहन करते हुए आ रहे थे। अब ये जो सहन कर रहे थे, किस किस क्षेत्र में करते थे, ये सामाजिक क्षेत्र में करते थे, धार्मिक क्षेत्र में, नैतिक में, राजनीतिक में, सभी क्षेत्रों में इनको जो है इन सभी चीज़ों का सामना करना पड़ता था। इन सभी चीज़ों से, ये सभी चीज़ें इनको झेलनी पड़ती थी, ठीक है। धार्मिक रूप से मैंने आपको बता दिया, मंदिरों के अंदर जाने की आज़ादी नहीं थी। सामाजिक रूप से ये इकट्ठा नहीं हो सकते थे, मिल नहीं सकते थे, संगठन नहीं बना सकते थे। नैतिक रूप से देखिए, अगर कोई ब्राह्मण व्यक्ति को ये छू भी ले तो वो अपने आप को अशुद्ध समझता था। तो किस प्रकार का जो जीवन इन्होंने झेला है, आप समझ पा रहे होंगे भारतीय समाज के अंदर निम्न जातियों ने। सकारात्मक प्रयास क्या रहे हैं, अब हम बात करते हैं कि क्या प्रयास क्या करें हैं, गवर्नमेंट ने क्या प्रयास करे, समाज ने क्या प्रयास करे अब तक इनको दूर करने के। तो देखिए, सामाजिक भेदभाव को मिटाने के लिए ना विश्व के सभी देशों ने धीरे धीरे देखा, सभी देशों ने, ना केवल अमेरिका ने, जितने भी जो विकसित देश थे और ख़ासतौर से विकासशील देशों ने भी ये ध्यान देना शुरू किया है। देखिए, यदि हमें तरक्की करनी है, यदि हमें आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक तौर पे तरक्की करनी है, हमें समाज में समानता स्थापित करनी होगी सर्वप्रथम तो, वरना क्या होगा, समाज एक दूसरे से लड़ लड़ के ही मर जाएगा। तो इन्होंने धीरे धीरे अपना दिमाग लगाना स्टार्ट करा, धीरे धीरे अच्छे काम करने स्टार्ट करे कि समाज के अंदर समानता को लिया जाए, समानता को आगे किया जाए और समान रूप से सभी नागरिक को जो है अधिकार प्रदान किए जाए। तो सभी विश्व के सभी जागरूक सरकारों ने सब पहल की और अपने यहाँ पर विभिन्न प्रकार के कानूनों को प्रावधान किया, विभिन्न प्रकार के कानून बनाए कि हमें इससे बाहर निकलना होगा। उदाहरण के लिए आप भारत को ही लीजिए। सबसे पहले भारत सरकार ने स्वतंत्रता के बाद देखिए अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण की व्यवस्था की थी, है ना। सर्वप्रथम आप सभी को पता ही होगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इनके लिए युद्ध स्तर पर काम किया था उन्होंने, कि इनका विकास किस प्रकार से हो सके। तो अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई कि इनका राजनीतिक स्तर में इनको आरक्षण दिया जाए, जिस प्रकार से अपना आर्थिक विकास कर सके, राजनीतिक विकास कर सके।
फिर इनको जॉब के अंदर आरक्षण दिया जाने लगा ताकि ये अपनी आर्थिक तरक्की भी कर सके, तो थोड़ा सा इनके अंदर कॉन्फिडेंस आए, है ना। तो ये सभी चीज़ें आरक्षण की व्यवस्था किसने की? भारत सरकार ने की स्वतंत्रता के बाद। जिससे क्या हुआ, जो निम्न जातियां थी उनका विकास होना स्टार्ट हो गया। आज के समय में तो ये कह सकते हो कि अनुसूचित जाति और जनजातियों का विकास लगभग लगभग 80% से ज़्यादा हो चुका है, ठीक है। महिलाओं के साथ भेदभाव होता था, ये तो आप सभी को पता ही होगा। महिलाएं भी पीड़ित रही हैं उस समय से ही भारतीय समाज के अंदर। महिलाओं को शिक्षा की आज़ादी नहीं थी, महिलाओं को एक गृहिणी के रूप में देखा जाता था कि महिला सिर्फ घर में ही रहेगी, घर के काम ही करेगी। तो महिलाओं को लेकर भी सरकार ने सकारात्मक जो है कदम उठाए। उन्होंने कहा कि महिलाओं को अधिकार प्रदान होने चाहिए, उन्हें शिक्षा का अधिकार प्रदान होना चाहिए, वो कहीं जा कर के जॉब कर सकती है, उनके लिए बहुत सारे अधिकार बना दिए गए। तो सभी अधिकार जो है महिलाओं के जो एरिया में आते थे, उचित अधिकार जो महिलाओं के लिए थे उनको प्रदान किए गए। जैसे सरकारी संस्थाओं में इनके लिए आरक्षण की व्यवस्था कर दी गई, ठीक है। बहुत सारी सरकारी संस्थाएं थी जिनमें आरक्षण की व्यवस्था की गई। राजनीतिक रूप से इनके लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई। आजकल तो आपको पता ही होगा, जब बहुत से ऐसे एरियाज़ होते हैं जहाँ पर महिला सीट आ जाती है, आपको पता हो तो वो क्या है, वो महिलाओं का आरक्षण है, ठीक है। तो महिलाओं को लेकर भी सरकार जागरूक रही, महिलाओं के लिए भी बहुत अच्छे अच्छे काम किए सरकार ने आज तक। भारत सरकार की भांति देखिए, भारत सरकार को देखते हुए और भारत सरकार से पहले भी जो है अन्य देशों ने भी ऐसे कदम उठाने स्टार्ट कर दिए थे अपने नागरिकों के लिए कि हमें भी अपने देश में समानता लानी होगी, तभी देश तरक्की कर पाएगा। जैसे मलेशिया हो गया, निमिबिया हो गया, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका हो गया, अमेरिका हो गया। अमेरिका सरकार ने समाज के उत्थान के लिए इन सभी जो जितने भी जो थे देश थे, भारत को देखते हुए इन्होंने भी अपने समाज के उत्थान के लिए कदम आगे बढ़ाए। कुछ कानूनों को इन्होंने ठीक किया, ठीक है। कुछ जैसे कालों के विरुद्ध अगर कुछ होता था उसके विरुद्ध इन्होंने काम किया, उसके विरुद्ध इन्होंने कानून बनाया। मलेशिया सरकार में ना जो मलय थे, यानी कि जो आदिवासी लोग थे मलय, उनके लिए अथक प्रयास किए मलेशिया सरकार ने। उनकी शिक्षा को और नौकरी के क्षेत्र में वृद्धि हुई, ठीक है। उनको ज़्यादा से ज़्यादा अवसर दिए गए ताकि वो अपना आर्थिक विकास कर सके। संयुक्त राज्य अमेरिका ने काले गोरे के बीच भेदभाव मिटाने के लिए कई कानून पारित किए। देखिए, अमेरिका में सबसे ज़्यादा ये था काले और गोरे के बीच का भेदभाव, रंगीय भेदभाव, ठीक है, नस्लीय भेदभाव। तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने कई कानून पारित किए। सबसे पहले अमेरिका की जो सर्वोच्च न्यायालय थी ना, सुप्रीम कोर्ट थी, उन्होंने कहा देखिए स्कूलों में बंद करो सबसे पहले तो। क्योंकि जब बच्चा स्कूल के अंदर आता है ना, तो सभी बच्चे बराबर होते हैं। वो किसी धर्म के नहीं होते, वो किसी रंग के नहीं होते, वो किसी जाति के नहीं होते, वो किसी समाज के नहीं होते। वहाँ पर सभी जो हैं बराबर होते हैं। तो सबसे पहले अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि स्कूलों में ये रंग भेद की नीति को बंद किया जाए बिल्कुल, और कड़ा रोष इन पे जताया, कड़ी फटकार लगाई स्कूल प्रशासन को कि ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और कड़ा जो है अपना दुख जताया और कड़ा गुस्सा भी जताया सर्वोच्च न्यायालय ने। तो स्कूल में ये सब कुछ बंद हुआ। उसके बाद 1964 में नागरिक अधिकार अधिनियम लागू किया गया अमेरिका के द्वारा। इसके द्वारा क्या हुआ, अलगाववाद की जो भावना थी इसको जड़ से ख़त्म करने का प्रयास किया गया। यानी ये जो काले और गोरे की जो अलगाववाद की भावना थी ना, जो समाज को तोड़ती थी, इसको 1964 में नागरिक अधिकार अधिनियम के अंतर्गत इसको ख़त्म कर दिया गया कि ये एक प्रकार का अपराध माना जाएगा। इस कानून के अनुसार किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी क्षेत्र में, किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी क्षेत्र में जाति के आधार पर, रंग के आधार पर, नस्ल के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। ऐसा किसने किया? अमेरिकन गवर्नमेंट ने किया। फ्रांस ने देखिए क्या किया, फ्रांस की सरकार ने गरीबों के उत्थान के लिए 1973 में धारा 21 की घोषणा की, ठीक है। इन्होंने देखा कि जो खास तौर से जो पिछड़ा वर्ग है ना, जो अल्पसंख्यक वर्ग है, वो बेचारा अपना विकास नहीं कर पा रहा, ठीक है। तो उनके लिए इन्होंने एक धारा की व्यवस्था की 1973 में, धारा 21 की घोषणा की, जिसमें इन्होंने कहा कि सार्वजनिक सहायता के नाम से हम कर्ज देंगे, ठीक है, जिसको एक पवित्र कर्ज के रूप में माना जाएगा। यानी जो जो गरीब व्यक्ति हैं, जो जो गरीब परिवार हैं, जो जो बेचारे अपना अल्पसंख्यक अपना विकास नहीं कर पाए हैं, उनको हम सार्वजनिक रूप से कर्ज प्रोवाइड करेंगे, लेकिन हम इसको नाम देंगे क्या? सार्वजनिक सहायता। यानी आप ये कह सकते हो कि बेसिकली लोन दिया जाएगा, या ये कह सकते हो उनकी सहायता की जाएगी पैसे दे करके, जिससे कि वो अपना विकास कर सके। और इसकी घोषणा इन्होंने अपनी किस में की? 1973 में धारा 21 के अंतर्गत, सार्वजनिक सहायता के नाम से। तो ये कह सकते हो कि प्रत्येक देश ने अपने नागरिकों के विकास के लिए या अपने समाज में समानता को लाने के लिए अलग अलग तरीके के कदम उठाए, जिससे कि ये सब कुछ दूर हो सके, जिससे कि समाज तरक्की कर सके, नागरिकों को उसके पूर्ण अधिकार प्राप्त हो सके, और नागरिकों के बीच असमानता को हटाया जा सके।
सकारात्मक जो कार्य रहे हैं सरकार के, उनको 3 भागों में बांटा जाता है। ठीक है, 3 भागों में प्रस्तुत किया कि 3 तरीके से इनको हटाना है यहाँ से। जो भेदभाव फैला हुआ है, जो डिस्टरबेंस जो फैली हुई है समाज के अंदर, इनको 3 तरीके से हटाना है। देखिए, एक तो क्या था कि बिना रंग भेद के लोगों को अवसर प्रदान किए जाएँ किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो जॉब हो, ठीक है, चाहे वो राजनीतिक हो, सामाजिक हो, किसी के साथ भी रंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। ठीक है, तो रंग भेद को मिटाना होगा समाज से, सर्वप्रथम इन्होंने ये कहा। और किसी को भी रंग के आधार पर अवसर नहीं मिलेगा। ऐसा ना हो कि कोई गोरा है तो उसको अवसर अलग दिया जाए, उसको प्रायोरिटी दी जाए। नहीं, प्रत्येक व्यक्ति बराबर होगा, चाहे काला हो, गोरा हो, किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, सबके लिए अवसर जो है बराबर होगा। अल्पसंख्यकों को समान अवसर प्रदान किए जाएं। देखिए, बहुत सारे ऐसे देश होते हैं जहाँ पर अल्पसंख्यक होते हैं। अल्पसंख्यक मैं आपको बताता हूँ होता क्या है। अल्पसंख्यक होते हैं, ऐसे मान लो भारत है, ठीक है, भारत में तो कई प्रकार के धर्म रहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे यूरोपीय देशों को ले लेते हैं हम उठा करके। वहाँ पर क्या है, एक बड़ी कम्युनिटी कौन सी रहती है, जो क्रिश्चियन है। ठीक है, क्रिश्चियन के अलावा कुछ ऐसी कम्युनिटी भी होगी जो दूसरे धर्म के होंगे। मान लो हिंदू धर्म के लोग हैं या फिर मुस्लिम धर्म के लोग हैं, मान लो किसी यूरोपीय देश में, वो कम संख्या में हैं, तो उनको कहते हैं क्या, जो कम संख्या में देश में रह रहे हैं ना, उनको कहते हैं अल्पसंख्यक। अल्पसंख्यकों को क्या, उस समय क्या था, अल्पसंख्यकों को दूसरी दृष्टि से देखा जाता था कि ये हमारे देश के नागरिक नहीं है तो इनको अधिकार नहीं देंगे। वो बेचारे क्या होता था उनके साथ कि वो अपना आर्थिक रूप से उनका शोषण होता था, आर्थिक रूप से उनका विकास नहीं हो पाता था। तो सरकार ने फिर इस ओर धीरे धीरे ध्यान देना शुरू किया कि अल्पसंख्यक को भी मानवता के आधार पर पूर्ण अवसर प्राप्त होना चाहिए और इनको समान अवसर मिलना चाहिए। तो ऐसी भावना को हटाया गया समाज से और ऐसी भावना को लेके आया गया कि अल्पसंख्यकों को समान अवसर प्रदान किया जाए जिससे अपना वो विकास कर सके। इसके साथ साथ राज्य के द्वारा समाज सुधार संबंधी कानून बनाए जाने चाहिए। प्रत्येक सरकार ने अपने यहाँ पर ये मोटिव बनाया, ये निर्णय लिया गया कि हमें ऐसे कानूनों को बनाना है जिससे कि समाज का सुधार हो। जो भी समाज को तोड़ने वाला कानून है उसको हमें समाज से हटाना होगा, और जो समानता को आगे बढ़ाता है, जो समानता को लेकर के समाज में आता है, उस कानून को हमें पारित करना होगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए भारत सरकार ने अछूत वाला, जो आपको पता होगा, ठीक है, अछूत वाला कानून लेके आई। ठीक है, अस्पृश्यता का कानून आया था कि अछूत को अब कोई ऐसा नहीं हो सकता, कोई ब्राह्मण को इसको इस तरीके से नहीं करेगा, आपको पता ही होगा। निम्न जाति के लिए कानून लेकर आई भारत सरकार के, कोई किसी की जाति के नाम से नहीं पुकार सकता, आप सभी को पता ही होगा। आज भी ये प्रावधान है कि आप किसी की जाति के आधार पर उसको प्रताड़ित नहीं कर सकते, आप पे केस हो जाएगा। तो इस प्रकार के जो कानूनी तौर से जो कानून लेके जाने चाहिए राज्य सरकार को, ऐसे सुधार किए जाने चाहिए। तो ये विभिन्न प्रकार के सुधार किए गए, किसके द्वारा, सरकारों के द्वारा, और विभिन्न प्रकार के जो विरोधाभास रहे हैं समाज के अंदर उनको दूर किया गया। तो हमारा ये चैप्टर जो है वो यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, लास्ट चैप्टर में 14 के साथ। तब तक के लिए वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।